जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनसंख्या, पॉपुलेशन। देखिए, भारत विश्व के बहुत अधिक जनसंख्या वाला देशों से एक, यानी भारत है ना, विश्व के जो बहुत अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, यानी जो सबसे अधिक जनसंख्या रखते हैं उनमें से एक है। भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। पहला चाइना का है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है। भारत विश्व के केवल 2.4% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, यानी भारत क्या है, विश्व का केवल 2.4% ही क्षेत्र रखता है। जबकि यहाँ पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। हम कह सकते हैं कि जब क्षेत्रफल की बात आती है तो भारत विश्व का 2.4% ही क्षेत्र रखता है, जबकि जनसंख्या की बात आती है तो विश्व की 17.5% जनसंख्या रखता है। यानी भारत में क्या है, जनसंख्या तो अधिक है और क्षेत्रफल कम है विश्व की तुलना में। ठीक है। जनसंख्या की गणना विश्व के अन्य देशों की भांति भारत में भी जनसंख्या संबंधी आंकड़े जनगणना द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। यानी जो जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो जनगणना के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में की गई। यानी भारत में जो सबसे पहली जो जनगणना थी वो कब की गई थी, 1872 में। परंतु इसमें कई कमियां रह गई थी। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। यानी भारत की जो संपूर्ण जो जनगणना है, यानी पहली संपूर्ण जनगणना है, वो कब हुई थी, 1881 में हुई थी, जिससे संपूर्ण भारत की जनसंख्या के आंकड़े पूरे तालमेल के साथ एकत्रित किए गए थे। यानी जिसमें क्या है, पूरे जो भारत की जनसंख्या के आंकड़े थे वो क्या है, पूरे तालमेल के साथ एकत्रित किए गए थे। इसके पश्चात हर 10 वर्ष बाद नियमित रूप से जनगणना की जाती है। यानी इसके पश्चात क्या है, हर 10 वर्ष के बाद में नियमित रूप से जनगणना की जाती है। यानी हमारी जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। अब 11 के बाद में 21 में होगी, 2021 में हमारी जनगणना होगी। तो यानी हर 10 साल के बाद में जनगणना की जाती है। ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक वृद्धि। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, यानी जो बच्चे जो जन्म लेते हैं वो क्या है, मरने वालों से अधिक हो। यानी जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या मरने वालों से अधिक हो। ठीक है। यानी जन्म दर क्या है, मृत्यु दर से अधिक हो, तो जनसंख्या की वृद्धि को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है। सेकंड पे देखिए प्रवासी वृद्धि। जब किसी अन्य देश से लोग आकर बस जाए तो यह प्रवासी वृद्धि कहलाती है। यानी क्या है, जब अन्य देशों से लोग आकर बस जाए तो उस जो देश है वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रवासी जनसंख्या या प्रवासी वृद्धि कहलाती है। ठीक है। यानी किसी स्थान से लोग आकर अन्य स्थान पे बस जाना, तो क्या है, जहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी और जिस स्थान पे लोग बस रहे हैं वहाँ की जनसंख्या अधिक हो जाएगी, तो वहाँ की जो जनसंख्या कैसी होगी, प्रवासी वृद्धि दर कहलाएगी। ठीक है। आगे देखिए, जनसंख्या में वृद्धि का अर्थ दो समय बिंदुओं के बीच उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन से है। यानी जनसंख्या में वृद्धि का अर्थ दो समय बिंदुओं के बीच उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन से है। यदि दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। यदि दो समय बिंदुओं के बीच, यानी दो समय बिंदु हैं जैसे 1921 से लेके 1931, यानी इन दोनों के बीच में अगर जो जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसे धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। ये मान लीजिए जैसे 1901 से लेके 1911 तक, यानी 1901 एक समय बिंदु और दूसरा 1911, इनके बीच में अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो वो धनात्मक, और अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच में अगर जनसंख्या में कमी आएगी तो वो ऋणात्मक। ठीक है। इसके विपरीत जब दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या का हास्य होता है
तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यानी दो समय बिंदुओं के बीच में अगर जनसंख्या का हास्य होता है, जैसे हमारे 1921 में जनसंख्या में कमी आई थी, जिससे कई बीमारियाँ आ गई थी, जैसे प्लेग आ गया था, मलेरिया आ गई थी, मतलब जो डायरिया था, ये जो बीमारी आ गई थी, हैजा, इनसे क्या है जनसंख्या में कमी आ गई थी 1921 में। तो उस टाइम पे जो जनसंख्या में ह्रास हुआ था, जिसके कारण जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। जनसंख्या में कैसी वृद्धि हुई थी? ऋणात्मक। जनसंख्या बढ़ने की अपेक्षा क्या हो गई थी? घट गई थी। ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे इसकी। तो उसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। यानी जब दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या का हास्य होता है तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। भारत में जब से जनगणना शुरू हुई तब से सदा धनात्मक वृद्धि होती आई है। यानी भारत में क्या है, जब से जनगणना शुरू हुई मतलब 1872, और संपूर्ण रूप से मानिए तो 1881 से, जब से जनगणना शुरू हुई तब से क्या है, धनात्मक वृद्धि ही होती है। ठीक है, यानी धनात्मक वृद्धि ही होती आई है। केवल सन 1921 ही एक अपवाद है जब वृद्धि ऋणात्मक हुई थी। यानी केवल 1921 में ही जो वृद्धि है वो ऋणात्मक हुई थी। ठीक है, आगे देखिए। 20वीं शताब्दी के आरंभ से 2011 तक भारतीय जनसंख्या की वृद्धि का निम्नलिखित 4 चरणों में बांटा जाता है। यानी क्या है, 20वीं शताब्दी के आरंभ से 2011 तक भारतीय जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको क्या है, निम्नलिखित 4 चरणों में बांटा जाता है। कौन कौन से? फर्स्ट पे देखिए, स्थिर जनसंख्या 1901 से 1921। ठीक है, 19वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या की वृद्धि परिवर्तनशील रही। वृद्धि नगण्य थी, यानी वृद्धि क्या थी? नगण्य, न के बराबर थी, और कुल जनसंख्या लगभग स्थिर रही। यह क्रम 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भी जारी रहा, और यह जो प्रक्रम है वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भी जारी रहा। सन 1921 की जनगणना तक भारत की जनसंख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, बल्कि सन 1921 में वृद्धि के स्थान पर 0.31% की कमी हुई। यानी क्या है, वृद्धि होने के बजाय क्या है, 1921 में जनसंख्या में कमी आ गई। इसका कारण इन्फ्लुएंजा, प्लेग, चेचक, हैजा आदि महामारियों का प्रकोप था। यानी इसका कारण क्या था कि बहुत सारी जो महामारियाँ थी वो फैल गई थी, जिससे क्या है, लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिससे क्या है, मृत्यु दर को बढ़ावा मिल गया था, मृत्यु दर में वृद्धि हो गई थी, जबकि जन्म दर में क्या हो गया था, कमी आ गई थी, जिससे क्या है, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली। आगे देखिए, सामान्य वृद्धि 1921 से 1951। सन 1921 से 1951 तक की 30 वर्ष की अवधि को जनसंख्या में सामान्य वृद्धि का युग कहा जाता है। बात करूं कि सामान्य वृद्धि का युग किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1921 से 1951 तक का जो समय है उसे सामान्य वृद्धि का युग कहा जाता है। सन 1921 के बाद जनसंख्या वृद्धि में कुछ तेजी आई। इसका विशेष कारण डॉक्टरी चिकित्सा में इन्फ्लुएंजा, प्लेग, चेचक, हैजा, निमोनिया आदि बीमारियों पर काबू पाना था। यानी वृद्धि कैसे हुई कि डॉक्टरों ने क्या है, जो ये महामारियाँ थी जैसे प्लेग, चेचक, निमोनिया, इन पे क्या है, काबू पा लिया था, जिससे क्या है, मृत्यु दर में कमी आई, जिससे क्या है, जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक है, इससे मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई। ठीक है, थर्ड पे देखिए, अति तीव्र वृद्धि 1951 से 1981। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली जनगणना सन 1991 में हुई थी। यानी जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ाद भारत में पहली जो जनगणना है वो कब हुई, 1951 में। ठीक है, तब से 1981 तक जनसंख्या में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हुई। तो 1951 से लेकर 1981 तक जो भारतीय जो जनसंख्या है उसमें क्या है, तीव्र गति से वृद्धि हुई। 1951 से 1981 के बीच भारत की जनसंख्या लगभग
दोगुनी हो गई, यानी 1951 से लेके 1981 यानी 30 वर्षों के समय में जो भारत की जो जनसंख्या है वो क्या है, दुगनी हो गई। 1951 में जनसंख्या 36.11 यानी 36.11 करोड़ थी, जो बढ़कर 1981 में 63.38 करोड़ हो गई, जो 1981 में कितनी हो गई, 63.38 करोड़ हो गई। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं नंबर 4 पे। वृद्धि दर में कमी के निश्चित संकेत के साथ तीव्र वृद्धि, यानी जो वृद्धि दर में कमी के निश्चित संकेत मिले और उसके साथ तीव्र वृद्धि हुई। ठीक है, 1981 से 2011, जैसा कि इस शीर्ष के नाम से ही पता चलता है कि 1981 से 2011 के बीच की 30 वर्ष की समयावधि में जनसंख्या की वृद्धि दर काफ़ी ऊंची रही, परंतु इसके कम होने के निश्चित संकेत मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जो भारत की जो जनसंख्या थी वो 1901 में, जो भारत की जो जनसंख्या थी वो 1901 में कितनी थी, 23,83,96,327 थी। ठीक है, ये देखो मैंने अंडरलाइन किया है, ये जनसंख्या भारत की और ये वर्ष, जो बढ़कर 2011 में कितनी हो गई, 1,21,01,93,422। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ हो गई। ठीक है, अब हमने बात की जो 1921 में जो जनसंख्या थी, वो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई थी वो कैसे हुई थी, ऋणात्मक वृद्धि, यानी जनसंख्या कम हुई थी। जैसे 1911 में कितनी थी और 1921 में, यानी जैसे 252 है वैसे क्या है यहाँ 251 है, घट गई थी जनसंख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऋणात्मक जो वृद्धि थी वो कितनी थी, -0.31। ठीक है, तो मैं बात करूँ यहाँ पे जनसंख्या की, तो यहाँ पे जैसे 1911 में थी कि 25,20,93,390, जो 1921 में घटकर कितनी थी, 25,13,21,213, यानी क्या घट गई थी। जैसे 25,20,00,000 थी तो यहाँ पे 25,13,00,000, यानी 7 लाख की जनसंख्या कम हो गई थी। कितनी कम हो गई थी, 7,72,177 जनसंख्या कम हो गई थी, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या जो वृद्धि है वो कब हुई थी, ये देखिए 1961 से 1971 का बीच का जो दशक है उसमें सबसे तीव्र जनसंख्या हमें देखने को मिली, या हम यानी यहाँ पे जो जनसंख्या थी वो क्या है, तीव्र गति से बढ़ी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका आसमान वितरण है, असमान वितरण है। जो क्या है, भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका असमान वितरण, यानी जनसंख्या क्या है, असमान रूप से फैली हुई है, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे बहुत ही कम। ठीक है, भारत जैसे विशाल देश में उच्चावच जलवायु, जल प्रवाह, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति तथा अन्य भौगोलिक तत्वों में क्षेत्रीय परिवर्तन का होना स्वाभाविक है। परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या में विविधता पाई जाती है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या 5 राज्यों में रहती है, यानी भारत की जो आधी जनसंख्या है वो कितने, केवल 5 राज्यों में रहते हैं। इन राज्यों के नाम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा आंध्र प्रदेश है। इसके विपरीत भारत के 5 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जनसंख्या 10 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। यानी 5 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या रहती है, और 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या 10 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में कितनी है,
6442.9। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जनसंख्या वितरण की, कि सबसे अधिक जनसंख्या, देखिए सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, कितनी है? 19,95,81,477। ठीक है। उसके बाद में महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे बिहार, 4 नंबर पे पश्चिमी बंगाल और 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में पश्चिम बंगाल और उसके बाद में आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब आगे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे और भी राज्य दिए गए हैं उनकी भी जनसंख्या है, पर हम यहाँ पे सबकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जो सबसे अधिक जनसंख्या रखते हैं, जिनका सबसे अधिक जनसंख्या रखने में स्थान है, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे दे रखा आपको उत्तर प्रदेश, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे बिहार, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, पाँचवें नंबर पे आंध्र प्रदेश, छठे पे मध्य प्रदेश, सातवें पे तमिलनाडु। ठीक है। और आठवें पे अपना राजस्थान आता है। ठीक है। जो राजस्थान का जनसंख्या दृष्टि से जो स्थान है वो कितना है? 8वां। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य और कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है। सबसे कम जनसंख्या 64,429। ठीक है। लक्षद्वीप की कितनी है? 64,429। ठीक है। वहाँ पे जो दे रखा था वो गलत था। वहाँ पे कितना दे रखा था कि 0.9 दे रखा था ना, तो वहाँ पे वो गलत था। इसकी जनसंख्या कितनी है? 64,429। फिर इसके बाद में सबसे कम लक्षद्वीप की। ठीक है। ये था केंद्र शासित प्रदेशों में। और राज्य की बात करूँ तो सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। कितनी है? 6,07,688। ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की है? तो आंसर क्या निकल के आएगा? सिक्किम। और सबसे कम जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है? तो आंसर क्या निकल के आएगा? लक्षद्वीप की। ठीक है। मैं बात करूं कि सबसे अधिक जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है, तो आंसर क्या निकल के आएगा? दिल्ली। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या राज्यों में बात करूं तो उत्तर प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में बात करूं तो दिल्ली, सबसे कम जनसंख्या बात करूं राज्य में तो सिक्किम, और सबसे कम जनसंख्या की बात करूं केंद्र शासित प्रदेश में तो लक्षद्वीप की। ठीक है। आगे चलिए, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं उच्चावच, कि उच्चावच किस प्रकार से जनसंख्या को प्रभावित करता है। उच्चावच सामान्य पर्वतीय प्रदेशों में जनसंख्या कम तथा मैदानी भागों में अधिक होती है। यानी हम देखते हैं कि जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक मैदानी भागों में पाई जाती है, पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या कम मिलती है। ठीक है। पर्वतीय भागों में भूमि उबड़ खाबड़ होने के कारण कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती, यातायात के साधनों का भी अभाव होता है, उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है। इस कारण से हिमालय के जो पर्वतीय प्रदेशों में बहुत ही कम जनसंख्या है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ भारत के लगभग 13% भाग पर विस्तृत हैं, जबकि वहाँ पर भारत का केवल 2% जनसंख्या ही निवास करती है। यानी जो हिमालय क्षेत्र भारत का 13% भाग रखता है, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या कितनी रहती है? 2%। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कृषि के योग्य भूमि नहीं है, यातायात की सुविधा नहीं है, जमीन कैसी है? उबड़ खाबड़ है। ठीक है। इसके विपरीत जो मैदानी भागों में भूमि सपाट होती है, जिससे कृषि के लिए पर्याप्त भूमि मिल जाती है, यातायात के साधनों का विकास होता है और उद्योग भी बड़े पैमाने पर केंद्रित हो जाते हैं, अतः वहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है। सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान भारत के केवल 23% क्षेत्रफल विस्तृत है, जबकि यहाँ पर भारत 50% से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। यानी यहाँ पर क्या है? 23% भूभाग पाया जाता है, जहाँ पर क्या है? भारत की 50% से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो समतल भाग है, जो मैदानी भाग है, वहाँ पे जनसंख्या अधिक और पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं जलवायु की। सेकंड पे आता है आपका जलवायु। किसी स्थान की जलवायु वहाँ की जनसंख्या पर गहरा प्रभाव डालती है। विषम जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या बहुत ही कम होती है, जबकि सामान्य जलवायु वाले
भागों में जनसंख्या अधिक होती है। यानी जहाँ पे जलवायु सम है, जहाँ पे जलवायु सामान्य है, वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और जहाँ पे विषम जलवायु यानी कठोर जलवायु, जहाँ पे या तो तापमान बहुत अधिक हो या तापमान बहुत ही कम हो, वहाँ पे क्या है, जनसंख्या न के बराबर रहती है, यानी बहुत ही कम रहती है। और जहाँ पे सम जलवायु यानी समान जो मानव के रहने योग्य जलवायु हो, वहाँ पे जनसंख्या क्या है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं मिट्टी, सोइल। स्पष्ट है कि उपजाऊ मिट्टी कृषि उत्पादकों को बढ़ावा देती है और उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। यानी कि जो मानव की जो भरण पोषण की जो आवश्यकता है, यानी मानव की जो खाद्यान्न की आवश्यकता है, वो क्या है, उपजाऊ मिट्टी ही पूर्ति कर सकती है। जहाँ पे फसल अच्छी होगी, मिट्टी अच्छी होगी, जहाँ पे फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, तो मानव की जो दैनिक आवश्यकता है, यानी उसके जो भरण पोषण की आवश्यकता है, खाद्यान्न से संबंधित आवश्यकता है, वो पूरी होगी, तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करेगी। भारत के उत्तरी मैदानों को सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियाँ बड़ी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है। इससे यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। यानी जो भारत की जो 50% से भी अधिक जनसंख्या रहती है, वो इन्हीं भागों में रहती है, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। क्यों? यहाँ पे क्या है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है, जो भारत जो जनसंख्या की संबंधित जो खाद्यान्नों की जो पूर्ति है उसको पूरी करती है। खाद्यान्न से संबंधित जो भी समस्या है उसको पूरी कर देती है। ठीक है, कौन से, जो ये उपजाऊ मिट्टी है। आगे देखिए, जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता का जनसंख्या पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सिंचाई, जल विद्युत, वस्तु निर्माण, उद्योग, परिवहन आदि के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। अधिकांश जनसंख्या नदी घाटियों में ही है। यानी जो अधिकांश जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है, नदी घाटियों में ही पाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है, उद्योग भी है, जल की सुविधा भी उपलब्ध है, जल विद्युत की सुविधा भी उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें मिलने के कारण अधिकतर जो जनसंख्या है वो नदी घाटियों में ही मिलती है। अब बात कर लेते हैं खनिज पदार्थों की उपलब्धता। जिन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आजीविका कमाने के लिए आकर्षित हो जाते हैं और खानों में काम करते हैं। खानों में काम करने वाले श्रमिकों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य लोग भी वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और इस प्रकार एक नगर का विकास होता है। या क्या है, जहाँ पे खनिज मिलते हैं तो खनिजों का खनन करने के लिए जो वर्कर है, मजदूर चाहिए, और उन मजदूरों की जो दैनिक आपूर्ति है, यानी उनकी जो दैनिक आवश्यकता है उनको पूर्ति करने के लिए अन्य लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिससे उस क्षेत्र की क्या है, जनसंख्या बढ़ जाती है। आगे बात करता हूँ परिवहन के साधन। परिवहन के साधनों के विकास के साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में रेलों तथा सड़कों के विकास से जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है। यानी जहाँ पे परिवहन के साधनों का विकास अच्छा है, जहाँ पे परिवहन के साधन अच्छी मात्रा में मिलते हैं, वहाँ पे क्या है, जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।